टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। नाजरीन, तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के बाद सिंध को अपना अगला सियासी हदफ बना लिया है। वो जरा दावा कर रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अगस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सिंध का फैसला हुआ है और सूबे की अहम शख्सियात को PTI में शमूलियत की दावत देने के साथ साथ दानिशवरों वकला तंजीमों से भी राब्तों का जिक्र हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी इत्तेहादी जमातों MQM और GDA के साथ सिंध में मुसलसल 13 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकती है? आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जीत के बाद हुकूमत की नजरें सिंध पर हैं। क्या इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बना सकती है? ये होगा हमारा आज का पहला सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा अजहर साहिबा, जैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और डॉक्टर नाजिर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, क्या कहेंगे, लगता है कि क्या आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत बना सकती है, पीपल्स पार्टी को हरा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले इलेक्शन में बहुत अच्छी कामयाबी उस लिहाज से कहा जाए जो कि PTI को मिली और लोगों को तवक्को थी कि वहां पे काफी सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन कराची में प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी रही। हुकूमत की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं और PTI भी कुछ नहीं कर सकी, इस वजह से कि हुकूमत के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अगर वहां पे मिलके कुछ करना चाहते, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद वहां पे, लेकिन वो पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ तावन नहीं करते। नतीजा ये है कि PTI की पोजीशन जो है वो पहले की निस्बत वहां पे कुछ कमजोर है। मैं नहीं समझता कि वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक अगर उनको जितनी सीटें लास्ट ईयर या लास्ट इलेक्शन में मिली थी, अगर उतनी भी मिल जाएं तो वो उनके लिए बहुत होगा। जहां तक दूसरी पार्टीज की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, देखिए ये पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस हमेशा से ऐसी रही है। ये नहीं है कि वहां पे सिंध में कोई ये पिछले टेन्योर में ही उन्होंने काम नहीं किया। उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई खराब। उनके अंदरून सिंध में आप चले जाएं तो वहां पे बिल्कुल तबाही मची हुई है। हॉस्पिटल्स ले लें, सफाई का निजाम देख लें, उन शहरों में जहां से ये इलेक्शन जीत के आते हैं उनमें भी बुरा हाल। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो अंदरून सिंध में आज भी पॉपुलर है। वो बिलाखिर वोट भी लेंगे और उसके साथ साथ ये है कि एक वोटर की लॉयल्टी के अलावा मेरा ख्याल है इलेक्शन से कुछ पहले वो जो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं वादे भाई, उसमें वो लोगों को कुछ न कुछ माइल कर लेते हैं। तो सिंध में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत बनाने के काबिल वो फिर भी रहेंगे और PTI को शायद पहले से भी कुछ कम सीटें मिलें। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी तो हम देख रहे हैं अंदरूनी सिंध में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी से हुकूमत छीनना PTI के लिए इतना आसान हदफ नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? देखें, पंजाब PTI को मिला, वो तो दुश्मन की हुकूमत थी तो उन्होंने उसको हटाया। फिर KP, फिर बलूचिस्तान में भी दुश्मन की हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में दुश्मन की हुकूमत थी, गिलगित में थी। लेकिन अब सिंध बड़ी अजीब बात है, वहाँ दोनों ही लाडले हैं इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त। ये दो लाडलों का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी और PTI दोनों ही पसंदीदा और ब्लू आइड हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए दोनों ही एक आंख का नूर है, एक आंख का तारा है। तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल बात है और मैं नहीं समझता कि कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर और हमारे इलेक्शन नताइज आ रहे हैं। इलेक्शन नताइज जिस बुनियाद पर आ रहे हैं वो सब जानते हैं, वो उसकी जो मैकेनिक्स है वो सब जानते हैं। अगर PTI को सिंध देना है तो जो पीपल्स पार्टी के फ्यूडल्स इस वक्त पीपल्स पार्टी में बैठे हैं वो अगले इलेक्शन से पहले PTI ज्वाइन कर लेंगे और इमरान खान साहब उनको पटके पहनाना शुरू हो जाएंगे वो तहरीक इंसाफ के, और वो सारे पटकों की बुनियाद पर वो जो पीपल्स पार्टी के साथ लोगों को दावत दी जाएगी कि वो PTI में शामिल हो जाए। ठीक है ना। तो अगर तो इक़्तिदार का हुमा सिंध का PTI के कंधे पर बिठाना तय हो गया जहां तय होता है, तो उसके बाद वो PTI को सिंध दे देंगे। और मैं जनरल साहब से कोई इतना ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मसला तो ये है कि पीपल्स पार्टी भी आंख का नूर है और PTI आंख का तारा है।
دونوں میں سے یہ بڑی مشکل چوائس ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اور اگر ایک نے ضد کر لی کہ میں نے سندھ لینا ہی لینا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے چھوڑنا نہیں ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جب دو لاڈلوں کے درمیان کسی بات پر ضد ہو جائے. تو اچھا کانٹیسٹ ہوگا, دیکھنا پڑے گا کہ کس کی بات مانی جاتی ہے. باقی اس کا کوئی کارکردگی, ووٹ بینک اس سے تعلق نہیں ہے. وہ جو لارڈز اور جو فیوڈلز جیت کر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر آتی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ لے لیں گے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت کر آ جائیں گے. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے میرے نزدیک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو اپنی پالیسی 2018 سے رکھی ہوئی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ, وہ پی ٹی آئی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سندھ میں حکومت بنانے میں. کیونکہ اگر ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی ہوتی تو شاید ابھی چینج آ جاتا, لیکن ان کی چونکہ پالیسی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ بھی اقتدار کا کھیل عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بہتر جانتے ہیں اور وہ اقتدار کے مرکز کے ساتھ ہیں, تو اس لیے ان کا اقتدار ہٹانا عمران خان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. ورنہ کئی دفعہ فواد چوہدری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم سندھ کی حکومت تبدیل کرنے جا رہے ہیں. وہ بڑے شوق سے کراچی گئے بھی ہیں, لیکن وہ آشیرواد نہیں تھا ان کے ساتھ, یعنی مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا دونوں کے درمیان آپ کے نزدیک. زنیرہ, جنرل صاحب, ہاں, ایک آنکھ کا نور ہے اور ایک آنکھ کا تارا. ٹھیک ہو گیا. زنیرہ, جنرل صاحب نے اور مزمل سہروردی صاحب نے دونوں نے بڑے ڈیفرنٹ سینیریوز رکھ دیے ہیں سامنے, آپ کس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ کا بیسک کویسچن ہے نا کہ کشمیر کے بعد اب سندھ ٹارگٹ ہے. کشمیر کا الیکشن اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ اپنی کسی کارکردگی کی بیس پہ جیتی ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, خوش فہمی ہے ان کی, بیکاز اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اور ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کشمیریز پریفر کرتے ہیں کہ فیڈریشن کے ساتھ رہیں تاکہ ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے رہیں, اور بھی بہت سارے بیچ میں ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹی ہے وہی یہاں پہ بھی آ جائے. تو اس لیے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی پرفارمنس کی وجہ سے کشمیر میں جیتی ہے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, سندھ میں پی ٹی آئی سے جو امیدیں تھیں پی ٹی آئی نے بہت جلدی مایوس کر دیا اس سے. آپ فیصل واڈا کا الیکشن دیکھ لیں جو ان کے وہاں سے نکلنے کے بعد ہوا, اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ حلیم عادل شیخ وغیرہ کی کیا کنٹریبیوشن ہے اسمبلی میں سوائے شور مچانے کے. ہاں, وہ کوالیفیکیشن بہت بڑی ہے عمران خان کی نظر میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, ہمارے سارے پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں شور مچانا اور اپنی پریزنس کو اس طریقے سے ثابت کرنا ہی اصل کام ہے. لیکن لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں. ہر گرمی میں وہی مسائل ہوتے ہیں, ہر سردی میں وہی مسائل ہوتے ہیں, وہی کہ الیکٹرک ہے, وہی لائٹ کا آنا جانا ہے, وہی کرنٹ سے لوگوں کا مرنا ہے, وہی تھر میں لوگوں کے حالات ہیں. تو اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ مایوس کیا ہے تو 13 سال سے تو مایوس پی 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 نے بھی کیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عوام وہاں کے کیا فیصلہ کرتے ہیں, ان کو کیا وے آؤٹ نظر آتا ہے, کیا کوئی تھرڈ ایلیمنٹ ہے. اس کے لیے الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اس میں سیکنڈ نمبر پہ کون سی پارٹیز آئی ہیں, اور کیا ابھی تک وہاں اتنا زیادہ لائلٹی بھٹو کے ساتھ, وہ جو جیالہ پن ہے اور فیوڈلز کا کنٹرول ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو مرضی ہو جائے آپ ڈیلیور کریں یا نہ کریں, کراچی کو تھر میں کنورٹ کر دیں, آنا پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو یہ ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہیں. لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اس طریقے کی باتیں کرنا کہ اب ہم نے سندھ کو ٹارگٹ کر لیا ہے, دس از رانگ, بیکاز یو آر یوزنگ دا ریسورسز آف دا گورنمنٹ اور انفلوئنس یوز کرتے ہوئے لوگوں کو کنونس کرنا ٹو جوائن یو. میرے خیال ہے یہ غلط بات ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر ناظر صاحب, سندھ حکومت یہ دعویٰ کرتی آئی ہے ہمیشہ کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی, یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن چھیننے میں کامیاب ہو پائے گی؟ نہیں ہو پائے گی, مجھے نہیں لگتا. میرا جواب تو نفی میں ہے کہ 2 سال ابھی الیکشن کو ویسے باقی ہیں. اگر کوئی غیر معمولی بات ہو جائے تو شاید یہ صورتحال تبدیل ہو جائے, لیکن اس وقت میرا جواب نہیں میں ہے کہ سندھ میں حکومت نہیں بنا پائے گی تحریک انصاف. اس کی 2-3 وجہ ہیں نا. سندھ کی سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں پہلے بھی ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہی حکومت بنے. ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب جام صادق علی کی حکومت بنائی گئی جبکہ ان کے ساتھ صرف چند لوگ تھے, لیاقت جتوئی کی حکومت بنوائی گئی,
अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत बनवाई गई, मोहम्मद अली महर एक होते थे, उनकी हुकूमत बनवाई गई। तो हुकूमत बनाने या बना सकने से ज़्यादा बनवाए जाने पर ज़्यादा बात होती है ना। तो अब अगर आइंदा 2 साल में 2 सूरतें हो सकती हैं पीटीआई की सूरत हाल बेहतर होने की। यानी एक तो ये कि वो उन्होंने जिस तरह से पिछले 3 साल में मुसलसल सिंध को टारगेट किया है, उससे कुछ मुस्बत असर नहीं पड़ा बल्कि मनफी असर पड़ा है। हमने ये देखा कि कुछ भी होता है, यहाँ के इनके वज़रा चाहे वो मरकज़ी हों या इनके रहनुमा सिंध में हो, और वैसे तो इनके सिंध में रहनुमा जैसे अभी बात की गई कोई इतने अच्छे इन्होंने इंतखाब नहीं किया, लोगों को नहीं लेकर आए। आमिर लियाकत जैसे और फैसल वाउडा हो गए, फिरदौस शमीम हो गए, और भी 2-4 नाम कुछ भी आप ले लें, वो सारी ऐसी शख्सियात नहीं हैं कि जिनको एक अच्छे लीडर के तौर पर पेश किया जा सके। अच्छा, उसके अलावा दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि ये कुछ काम वहाँ करते। पीपल्स पार्टी ने कुछ काम अच्छे किए हैं और कुछ नहीं कर पाए। अच्छे काम जो किए हैं, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड कानून साजी में अच्छा रहा है, बहुत सारे अच्छे कवानीन उन्होंने सूबाई सतह पर बनाए हैं। अगर मैं सिर्फ 1-2 की मिसाल दूं तो जैसे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का जो कानून है वो उनका बहुत अच्छा कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो उनका है, आप चारों सूबों के बिल का मवाजना करके देख लें, जो घरेलू तशद्दुद पर सिंध हुकूमत ने जो बिल लेकर आई है वो सबसे बेहतर बिल है। तो कानून साजी में तो काम किए हैं, उसके अलावा कुछ उन्होंने अस्पताल वगैरह बनाए हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर किसी पार्टी की 13 साल हुकूमत हो तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहिए था। उस लिहाज से पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही और वो नज़र आता है। यानी कराची शहर में भी आप देख लें तो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का मसला अपनी जगह पर है। अगर तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी को पीछे हटाना है तो उनको काम करने होंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो चूंकि वफाक में है तो सिंध में काम नहीं, किसी ने नहीं रोका। आप वफाकी सतह पर भी जाकर कोई वफाकी तौर पर तालीमी इदारा अगर कोई बनाना चाहें वहाँ पर अच्छा, कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहें तब कोई नहीं रोकेगा। अगर अस्पताल जिसका सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इन्होंने सिवाय बातों के सिंध में कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ सिर्फ बातें करती रही। इमरान खान जब भी गए उन्होंने सैकड़ों अरब रुपए की बात की, इतने 100 अरब उतने 100 अरब, लेकिन वो ग्राउंड पर कितने आए, अब मादी तौर पर कितनी चीज़ों को जो है अमली जामा पहनाया गया, वो हमें नज़र नहीं आता। तो जवाब मेरा इस वक्त तो है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकेगी। हाँ, 2 सूरतों में, अगर ये आने वाले 2 साल में गैर मामूली अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें तब। नंबर 2, जैसे अभी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करे, जैसे पहले जाम सादिक अली को लाने का फैसला किया गया या लियाकत जतोई को लाने का फैसला किया गया, और अगर वो करेंगे तो वो ये कर सकते हैं। हमने माजी में देखा है कि अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो पीपल्स पार्टी को निकाल देगी। ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, आप क्या देख रहे हैं पीटीआई का मुस्तकबिल सिंध में? शाइस्ता, पिछले हफ्ते मुझे सिंध के कुछ अजला में सफ़र करने का मौका मिला और जो सवाल आपने मुझसे पूछा है यही मैंने सिंध के बहुत से लोगों से पूछा, आम आदमियों से भी, गरीब लोगों से भी, पढ़े लिखे दोस्तों से भी, और उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। जाहिर है वो सब यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को जितना काम करना चाहिए था वो नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब पीपल्स पार्टी नहीं थी तो दूसरी जमातों ने क्या किया, या दूसरी जमातों ने हमें कौन सा काम किया है जो पीपल्स पार्टी से बढ़कर है। और उनका यही कहना था कि जिन दूसरी हुकूमतों का इशारा किया नाज़र साहब ने, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी से भी ख़राब काम किया। जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, उन हुकूमतों के दौर में नहीं हुआ। 4-5 हुकूमतें जो नॉन पीपल्स पार्टी की गुजरी। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो वहाँ वाज़े तौर पर नज़र आई वो ये थी कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का एक इनकम्बेंसी फैक्टर है। बहुत लोग हैं जो मायूस हैं, बहुत लोग हैं जो नाराज़ हैं, लेकिन किसी दूसरी जमात ने वहाँ इनरोड्स बनाने की कोशिश ही नहीं की। नवाज शरीफ साहब की तरफ भी एक दफ़ा सिंध के लोग मुतवज्जे हुए, उन्होंने भी टोटली निगलेक्ट किया। अभी भी आप देखिए कि पीटीआई ने भी, मैं सिंध के मेगा सिटी कराची से हटकर बाकी ज़िलों की बात कर रहा हूँ, पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। पीटीआई ने जो वाहिद कोशिश की वो ये की कि सिंध के जो बड़े बड़े वडेरे हैं, सुपर वडेराज जो हैं, जो जीडीए में हैं, उनके साथ हाथ मिलाया और उनके थ्रू सिंध में जाने की कोशिश की, जो नॉन स्टार्टर है। कराची की बात हो गई। देखिए, कराची ने पिछले इलेक्शन में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम किया। कराची जो 50 साल से किसी फेडरल पार्टी को वोट नहीं दे रहा था, जिसकी सियासत जो बाकी मुल्क है उससे अलग थलग थी, उसने इतने अरसे के बाद शायद पहली दफ़ा तारीख में एक फेडरल पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी दी। लेकिन फिर फेडरल पार्टी ने जवाब में क्या किया?
वो भी हमारे सामने है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस वक्त जो है PTI परेशान है, इमरान खान साहब परेशान है, और परेशानी की वजह जो है वो दोस्त बता चुके हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी बता चुके हैं कि यहाँ पे कोई और भी आ गया है जो लाडला बन सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कमोबेश हमारे कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि PTI के लिए इतना आसान हदफ भी नहीं होगा कि सिंध को पीपल्स पार्टी से ले ले, लेकिन कुछ का मानना यह भी है कि ये कुछ ऐसा नामुमकिन नहीं है। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं इस बारे में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान में ख़वातीन मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हालिया दिनों में ख़वातीन के खिलाफ अगवा, जिनसी ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात ने इस बहस को जन्म दिया है कि नूर मुक़द्दम का कत्ल हो या फिर सियालकोट मोटरवे केस, रावलपिंडी में एक माँ और बच्चे का कत्ल हो या खदीजा सिद्दीकी केस में मुजरिम की वक्त से पहले रिहाई का मामला हो, ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते वाक़यात का रुझान कैसे कम होगा? क्या क़वानीन कमज़ोर हैं या सज़ाएं कम हैं? क्या निज़ाम अदल की मजबूती ज़रूरी है या फिर हुकूमत वक्त की तवज्जो दरकार है? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस किस्म के वाक़यात का तदारुक हो? हमारा सवाल ये, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात, इस रुझान का खात्मा कैसे हो सकता है? ज़ुनैरा। बहुत मुश्किल है इस टॉपिक पे इमोशनल हुए बगैर बात करना और इतने कम टाइम में बात करना। बहरहाल आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं सबसे पहले तो स्टेट को ब्लेम करूँगी, बिकॉज़ ये कोई आज का एक वाक़या नहीं है जिसको लेके हम समझें कि ये कुछ होना शुरू हो गया सोसाइटी में। ये कब से हो रहा है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। रादर हमारी जो स्टेट है उसने इंपोर्ट भी किया है एक्सट्रीमिज़म और उसने होम ग्रोन एक्सट्रीमिज़म को भी परवान चढ़ाया है। इन दो चीज़ों ने मिलके हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी को एक ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है औरतों के लिए। आप सड़क पे महफूज नहीं हैं, आप अपने घर में महफूज नहीं हैं, आप अगर प्रोफेशनल हैं तो महफूज नहीं हैं, घर में बैठे हुए महफूज नहीं हैं, कपड़े ज़्यादा पहने हुए महफूज नहीं हैं, कपड़े कम पहने हुए महफूज नहीं हैं। आपके ऊपर हर वक्त जजमेंट्स पास होती हैं एज अ वेमेन। कोई कह रहा है कि आप घर से ही क्यों निकली थी, और ये वो कह रहा है जिसकी ज़िम्मेदारी थी आपको हिफाजत प्रोवाइड करना। मोटरवे केस में हमने ये भी सुना था कि जी वो औरत पाकिस्तान करने क्या आई थी अगर वो फ्रेंच है तो। मतलब आप यू नेम इट, आपको लोगों की तरफ से इतनी बुलिंग फेस करनी पड़ती है कि आपको डबल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। एक तो वो इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ होता है, दूसरा आपकी पूरी फैमिली एक मुंह छुपाती फिरती है जिस तरह शायद गलती आपकी थी। क्या इस मुल्क में औरत पैदा होना गुनाह हो गया है, या इस मुल्क में इतना पैट्रियार्कल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि उसके बाद हम सिर्फ बैठ के बातें करें और ये सोच के बातें करें कि इसमें कितना सेंसर करना है हमने। दूसरा, मिसयूज़ बल्कि एब्यूज़ ऑफ रिलीजन के नाम पे जितना विक्टिमाइज़ किया जा रहा है यहाँ, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स को, उसमें औरतें भी शामिल हैं। और मुझे यूँ लगता है जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्पाइट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, हम लोग असल में अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बन गए हैं। वी आर ऑन आवर ओन। आपके साथ कोई वाकया हो जाए, आपको नहीं पता आपने मदद के लिए किसको पुकारना है। और अभी जो वाकयात हो रहे हैं उसमें पहले भी एक शाहरुख जतोई वाला केस है, कई केसेस हैं जिसमें इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव इन्फ्लुएंस, यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग। हाँ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शोर मच जाए तो शायद उसके ऊपर कुछ ना कुछ कवर डालने के लिए एक आधे बंदे को सज़ा होती है। आपने अगर यहाँ पे मदनी रियासत का नारा लगाया है तो फिर आप कम से कम सज़ाएँ दें, आप कम से कम तवज्जो दें। मैं हैरान हूँ, इतना बड़ा वाक़या हुआ है और हम टीवी पे सिर्फ पॉलिटिक्स दिखा रहे थे, हम सिर्फ मुलाकातें दिखा रहे थे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि एक बच्ची के साथ वो हुआ है जो अफगानिस्तान में होता है। तो क्या कल्चरली और आइडियोलॉजिकली हम लोग अलाइन हो चुके हैं विद अफगानिस्तान?
ہم وہاں تک جا چکے جو کیوز میں رہنے کی باتیں ہوتی تھیں اور ایک بالکل زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں، ہم اصل میں وہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ رسپانسبل ہے، اس کے بعد پیرنٹس رسپانسبل ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتے ہیں جن کو یہ بتانا نہیں آیا کہ اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی اور اپنی ماں کی، عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، بلکہ وہ جرموں پہ پردے ڈالتی ہیں. ہر گھر میں یہ کہانی ہے، لوگ بولتے نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، ورنہ ہر گھر میں یہی کچھ ہو رہا ہے. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے. زیغم خان صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا کرنا ہوگا، کون سے ایسے سٹیپس لینے ہوں گے، کن کو لینے ہوں گے، کس کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے، ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ شائستہ، جو اس وقت صورتحال ہے اس پر زنیرہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی. آپ پاکستان کا خواتین کے اعتبار سے کوئی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ پاکستان دنیا میں بدترین ملکوں میں سے ایک ہے یا بدترین ملک ہے. شاید ایک آدھ ملک ہی پاکستان سے نیچے ہو. آپ صرف یہ دیکھ لی کہ پاکستان کی ووٹر لسٹوں سے 1,20,00,000 خواتین مسنگ ہیں. آپ اندازہ لگائیں امپاورمنٹ کتنی کم ہے. آپ خواتین کی لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں، آپ ماں اور بچے کی صحت دیکھیں، آپ تعلیم دیکھیں، آپ لیبر فورس میں ان کی شرکت دیکھیں، آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان میں خواتین سے بہت ناروا سلوک ہو رہا ہے. اور یہ تو بڑے بڑے جرم ہیں نا جو ہم کو نظر آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ خود آپ خاتون ہیں، جب آپ پبلک پلیسز میں جاتی ہیں، جب آپ باہر جاتی ہیں تو جو آپ کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ تو بہت بہادر ہیں جو یہاں تک آئی ہیں، لیکن کتنی ایسی خواتین ہیں جو اس سب کو سہ کر اس کو فیس کرتے ہوئے آپ کی طرح ترقی کر سکیں گی. کتنی بڑی رکاوٹ ہے خواتین کی زندگی میں، ان کے آگے آنے میں، ان کی نارمل زندگی گزارنے میں. دیکھیے 3 باتیں مجھے نظر آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہم لوگوں کو، اس ملک کے حکمرانوں کو، انٹیلیجنسیا کو، پاورفل لوگوں کو، انسٹیٹیوشنز کو اس مسئلے کو ماننا ہوگا. آئی ایم سوری، جس ملک میں ملک کے سربراہ یہ کہتے ہوں کہ خواتین ویزا لگوانے کے لیے ریپ کرواتی ہیں، جس ملک کے سربراہ یہ کہتے ہوں کہ جب تک اس ملک میں اچھی فلمیں نہیں چلیں گی، بری فلمیں چلیں گی، تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے، جہاں پہ لیڈرشپ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہ ہو، جہاں پہ خواتین کے بارے میں بل جو ہیں ان کو پاس کرنے سے حکومتیں اور لیجسلیچر خوف زدہ ہو اور وہ ان لوگوں کے پاس واپس بھیجے جو خواتین کی ترقی چاہتے ہی نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ کو نمبر 1 اس مسئلے کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسرے نمبر پر آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہوگا، ایسا ماحول بنانا ہوگا جس میں خواتین سکون کا سانس لے سکیں، ایک نارمل انسان کی زندگی گزار سکیں، ترقی کر سکیں، اپنے پوٹینشل کو اچیو کر سکیں. خدا نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا وہ استعمال کر سکیں، اس ملک کو جو ان کی ضرورت ہے اس ملک کی وہ ضرورت پوری کر سکیں. اور پھر تیسری بات ہے، یہ آخری بات ہے، ایکسیس ٹو جسٹس کی، کہ جب ان کے ساتھ کوئی غلط بات ہو تو انصاف ملے، اور ہم انتظار نہ کریں کوئی اتنا بڑا گروسم واقعہ ہوگا تو تب ہم کچھ کریں گے. ہمیں چھوٹی چھوٹی زیادتیاں، بالکل معمولی باتیں جو خواتین کے خلاف ہوتی ہیں، ان پر رکاوٹ ڈالنی ہوگی، تب جا کے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب، جیسا کہ زیغم خان صاحب نے بھی کہا کہ اس مسئلے کو تسلیم کرنا ہوگا، تو کیا اس مسئلے کو اس طرح سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا کہ اس کا تدارک کیا جائے اور اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ اس لیول کے اقدامات کیے جائیں؟ شائستہ، یہاں پہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جو واقعی جس سے انسان ہل جاتا ہے تو پھر تو بڑی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، لیڈرز بھی کرتے ہیں، عوام میں بھی بڑا شور مچ جاتا ہے. اور کیا ہر دفعہ کسی بڑے واقعے کا انتظار کیا جائے کہ پھر لوگوں کے ضمیر جاگیں کہ وہ نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں اس طرح دی گئی اور اتنا گہرائی میں، اور دینی کس نے، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ خواتین کا اپنا رول. قوانین ان کے چاہیے، ان کی پروٹیکشن کے جو مسائل یہ فیس کر رہی ہیں، اور مجھے سب سے بڑا شکوہ ہے ان خواتین سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں. ان میں سے اکثر کو بل پڑھنا نہیں آتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ان کو
सिलेक्शन रिश्तेदारियों की बुनियाद पे, अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे लेके आया। वहां भी वो खवातीन के इश्यूज की बजाय वो सिर्फ पार्टी वफादारी पे काम करती हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पार्टी लॉयल्टीज को या पार्टी की अपनी एफिलिएशन को एक तरफ रख के ये खवातीन के मसलों पे बात करें? उनको अंदाजा होगा, उनको पता होगा कि वर्किंग वुमेन बाहर निकलती है उसको क्या मसाइल होते हैं, ऑफिस में जाती हैं, वहां काम करती हैं, उनके लिए क्या डिफिकल्टीज आती हैं। यहाँ पे आम आदमी रात को बाहर निकले तो उसकी जान को खतरा, औरत तो निकल ही नहीं सकती, उसके लिए क्या जरिए होने चाहिए, क्या जराए होने चाहिए। ये वो पार्लियामेंट एक फ्लोर था जहां पे खवातीन अपना बहुत कुछ मनवा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती कि चूंकि वहां को मयार नहीं है, को मेरिट की बुनियाद पे ये लोग नहीं लेके आते, उन खवातीन ने जिनके हाथ में ये चीजें जो करवा सकती थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो नतीजा ये है कि आज हम एक ऐसे दुराहे पे खड़े हैं जहां हमें खुद समझ नहीं लग रही कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। ये बाकी जो मसले बताए हैं वो बिल्कुल वो तो हमारे रास्ते की रुकावट है ही है, कि जैसे आप माशरे की घटियापन देख लीजिए, तालीम की कमी है, या एक मेंटेलिटी, एक ज़हनियत लोगों में पल रही है, उसको ठीक करना बिल्कुल जुनैरा ठीक करें। माँ बाप का भी काम है, माँ बाप का बहुत काम है कि वो इन चीज़ों को देखें, लेकिन उसके साथ साथ ये इन्फ्लुएंस हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो इस पे चलती है कि जिसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इंसाफ मिल ही नहीं सकता। आज ये जो केस चला है इसके ऊपर आप जितने भी कमेंट्स पढ़ लें, हर कमेंट में, अक्सर कमेंट्स में एंड पे यही डाउट होता है कि जी फिर इंसाफ शायद मिल ना सके, क्योंकि ये नजर आता है कि पैसा और इन्फ्लुएंस एक साइड पे है और इंसाफ उसके दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। ये वो चीज है जो कि माशरे में खराबी और इंसाफ के मसले हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनअटेंडेड हैं, उनको पार्लियामेंट में खवातीन को अपना लोहा मनवाना चाहिए, अपने लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या कहेंगे, किस तरह से रोका जा सकता है इस किस्म के वाकयात को होने से? कि कवानीन मौजूद हैं, सवाल हमारी अदलिया पर है, निज़ाम इंसाफ पर है। अगर हमने ज़ैनब के कातिल को 15 दिन में सज़ा दे ली थी और 1.5 महीने में फांसी 2 माह में चढ़ा लिया था, तो इसका मतलब अगर निज़ाम इंसाफ काम करे तो बंदा 2 महीने में फांसी चढ़ जाता है। लेकिन अक्सर केसेस में ऐसे नहीं होता। मैं समझता हूँ कि उन जजेस के ज़मीर पे सवाल है जिनके आगे जब ये केसेस आते हैं और वो तारीख़ पर तारीख़ देते हैं। आपने पार्लियामेंट को बोला भाई कवानीन तो मौजूद हैं, सजाए मौत का कानून भी मौजूद है, रेप के ऊपर उम्र कैद का कानून भी मौजूद है, सख्त से सख्त सज़ाओं के कवानीन मौजूद हैं। सज़ा किसने देनी है? सज़ा अदालत ने देनी है, सज़ा निज़ाम इंसाफ ने देनी है। पुलिस अक्सर केसेस में हम देखते हैं मुजरिम पकड़े जाते हैं, फिर उनकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत कौन लेता है? जज लेता है, निज़ाम इंसाफ लेता है। मुकदमात में ताख़ीर की ज़िम्मेदार कौन है? निज़ाम इंसाफ है, अदलिया है। अब हमारी मुसीबत यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती है अगर बात की जाए एक हद से ज़्यादा हम बात करें कोई नाम लेकर, तो फिर तौहीन अदालत का कानून हमारे आड़े आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस अदलिया का ज़मीर कौन झंझोड़ेगा? उस जज से कौन सवाल करेगा जिसकी अदालत में एक रेप का, बच्ची से ज़्यादती का, खातून से बदतमीज़ी का, हिरासमेंट का केस साल से इल्तवा का शिकार है? उस जज के घर खवातीन नहीं है, उससे सवाल नहीं हो सकता कि तुम जब इस पर तारीख डालते हो तो तुम्हारा ज़मीर कुछ नहीं कहता तुम्हें? तुम इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं सुनते हो? तुमने क्यों नहीं गवाहों के बयान जल्द मुकर्रर किए? तुम रात को घर चले कैसे गए केस को इल्तवा में डालकर? सवाल तो वहाँ है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ इतने संगीन जराइम में भी उसका ज़मीर नहीं झंझोड़ा जाता। हमारे जजेज इसको भी आम मुकदमे के तौर पर ट्रीट करते हैं और आम मुकदमे के तौर पर इसको हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से ये मसला है। 4 लोगों को फांसी लगाई हो और ये पता हो कि मैं सजा से नहीं बच सकता, तो कौन जुर्म करेगा? लेकिन जब आपको पता हो कि यू कैन रन अवे विद द क्राइम, तो फिर क्राइम फैलेगा। मैं समझता हूं कि मुजरिम भी पकड़े जाते हैं, सब कुछ होता है। सवाल इस मुल्क के चीफ जस्टिस से होना चाहिए, सवाल अदलिया के जिम्मेदारान से होना चाहिए कि वो क्यों खामोश हैं। उन्होंने अब तक अपनी अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए क्यों नहीं सवाल उठाया? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जॉन एलिया ने कहा था जो रद्द हुए थे जहां में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस ज़माने में। और उसकी मिसाल अभी जनरल साहब ने एक बात कही
کہ خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار خواتین خود ہیں۔ یہ بات سن کے مجھے انتہائی افسوس بلکہ دکھ ہوا، کیونکہ یہ وہی رویہ ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، اگر خواتین صحیح کپڑے نہیں پہنیں گی تو مرد تو بے قابو ہو جائے گا۔ جب ہمارے سندھ رینجرز کے ایک اعلیٰ افسر ابھی حال ہی میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں صرف 3 کیسز ہوئے تیزاب پھینکنے کے، تو شرمی دوبے چنائی نے اس پر فلم بنا لی اور اس کو آسکر بھی مل گیا۔ یعنی جو ہماری وہ خواتین جن کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے، جن کو ایوارڈ ملتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے رویے یہ ہیں۔ اگر ملالہ کی تصویر جو ہے آپ کے کسی نصابی کتاب میں آ جاتی ہے تو وہ کتاب اٹھا لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ اسکولز کی ایک نام نہاد ایسوسی ایشن یا فیڈریشن ہے، وہ ملالہ کے خلاف ایک پوری ویڈیو بنا کر 1 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری بنا کر اس کو غلط ثابت کرتی ہے۔ جب ہمارے ہاں یہ رویے ہوں گے تو ہمارے مرد حضرات، جن میں چند لوگ وہ بھی شامل ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے، وہ انڈائریکٹلی خواتین کے خلاف تشدد کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین خود ذمہ دار ہیں۔ اب خواتین جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیے، انہوں نے اپنے طور پہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ کوشش کرتی رہی ہیں، دیٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ۔ جنرل پرویز مشرف کی جو اچھی بات مجھے اب بھی لگتی ہے، میں ان کی بہت سی باتوں کا ناقد ہوں، لیکن جو بات انہوں نے اچھی کی، انہوں نے وہ وہی تھے، جنرل پرویز مشرف ہی تھے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں سیٹیں مختص کی، لیکن وہ تعداد کم ہے، اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو نیشنل کمیشن فار اسٹیٹس آف ویمن ہے، اس کی سربراہ کا تعین عرصے سے نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کمیشن جو اسٹیٹس آف ویمن پر ہے اس کی کم از کم سربراہ کا ہی کو تعینات کر دیا جائے، وہاں پر مقرر کر دیا جائے، وہ نہیں کر سکے۔ اب یہ سب کہنے کے بعد جو آپ کا اصل سوال ہے کہ اس رجحان کا خاتمہ کیسے ہو، دیکھیں اس پہ کئی پہلو پر کئی سمتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیمی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی۔ تعلیمی سطح پر سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، لوگ بات سننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ ہم نے جب سے تعلیم میں کو ایجوکیشن کو ختم کیا ہے، آپ جب کو ایجوکیشن کو ختم کرتے ہیں آپ سیگریگیشن لا رہے ہوتے ہیں۔ جب سیگریگیشن آتا ہے تو مرد اور عورت یا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے ایک عجوبہ بن جاتے ہیں۔ کیوں دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں کیوں وہاں پر کوئی ایجوکیشن ہے؟ کوئی ایجوکیشن اس لیے ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پلتے بڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو الگ کر دیتے ہیں تو مرد جو ہے وہ عورت کو انسان نہیں سمجھتا، وہ اسے پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے۔ تو تعلیمی سطح پر ہمیں اپنی تعلیمی کتابوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سماجی سطح پر ہمارے معاشرے کو کھولنے کی ضرورت ہے، اٹ نیڈس ٹو بی مور پرمیسو، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اور سیاسی سطح پر جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں، ابھی 1-2 مثالیں دی گئی، چاہے وہ فاطمہ جناح ہو، ان کی کردار کشی کی گئی، چاہے وہ نصرت بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، ملالہ ہوں، شرمین عبید چنائے ہوں، یہ ہماری ہیروئن ہیں، ان کو ہماری تعلیمی کتابوں میں شامل ہونا چاہیے۔ جب تک ان 3 سطح پر کام نہیں ہوگا ہم اپنا ایک اچھا مرد تخلیق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جنرل صاحب آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب کے کامنٹ کے بارے میں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ کوئی ذمہ دار ہے، میں نے یہ کہا کہ ان کو زیادہ پتہ ہے اپنے مسائل کا۔ خواتین جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، ہیرسمنٹ ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کو زیادہ پتہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو مسائل وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہیں ان کے لیے ہو رہے ہیں، ان پہ آ کے بات کریں، ان کے لیے دیکھیں بات یہ قانون کے پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش تو کریں نا یہ خواتین۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شاید ان کی وہ مشکلات اپریشیٹ نہ کرے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہوئے بھی، لیکن خواتین تو خود کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مزمل سہروردی صاحب شارٹ کامنٹ کیجیے گا، اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ خواتین کی ذمہ داری ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ میرا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ خواتین کے سے کسی انسان سے بھی ہونے والی زیادتی پر، چاہے وہ خاتون سے ہو مرد سے ہو، ہم یہ کیا ڈسکریمنیشن کرتے ہیں؟ ان کا کیوں زیادہ فرض ہے اور مرد ارکان اسمبلی کا کم فرض ہے اور خواتین ارکان اسمبلی کا زیادہ فرض ہے؟ یہ کیا منطق ہے جی؟ یہ ان کا کم فرض ہے، ان کا زیادہ فرض ہے، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں، قانون تو سارے مل کے بنائیں گے، آدمی بھی اس میں ووٹ دیں گے، پارلیمنٹ پوری ووٹ دے گی۔ نہیں، اس کا کم فرض ہے، اس کا زیادہ فرض ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ خواتین بتائیں گی کہ مجھے یہ پرابلم ہے، دونوں کا برابر فرض ہے، آپ کو پرابلم ہے، وہ خواتین کو نہیں دونوں کا پتہ برابر ہوگی۔ فرض ہے۔
फर्ज तो सबको पता है, सबके घर माँ बहनें हैं, बेगम है, सबके घर खवातीन है, सबको सब पता है। कोई ऐसा माशरा नहीं है कि आप किसी को कुछ पता नहीं है, सबको सब पता है। जनरल साहब और ठीक है, ये ऐसे ही हवा में तो ना माने, फर्ज सबका है बनाने का, लेकिन जिसकी तकलीफ है वो अपनी तकलीफ आइडेंटिफाई करके बताए। ये बात है, सबका फर्ज है कि उनको फोकस ना करें, सबका फर्ज है उनको फोकस ना करें। पार्लियामेंट में आदमी बैठे हैं, सारे वोट देंगे तो तब होगा ना। आप सिर्फ एक बुग़्ज़े माविया में नारा लगाते जा रहे हैं, आप फर्ज तो सबका है, वहां पे पार्लियामेंट में सारे वोट देंगे तो कानून बनेगा ना। ठीक है, जनरल साहब आपका कमेंट आ गया है। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब आप शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। आप ब्रेक पे चले जाएं, मेरा शॉर्ट कमेंट नहीं होगा। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जुनैरा, आप क्या कहेंगी इस मामले पर? देखिए, अगर किसी भी मामले में आप डिनाइल में हैं, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने अपने इर्द गिर्द एक कैसा बॉम्ब क्रिएट कर दिया, आप कॉन्स्टेंटली समझते हैं क्योंकि आपके पास बेस्ट रिलीजन है और आपके पास बेस्ट लोग हैं आपको ये बताने के लिए कि क्योंकि आप इस दीन से बिलोंग करते हैं तो आप लोग तो पहले ही बख्शे गए हैं। उसके बाद वही होता है जो हो रहा है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हम तो अपने दीन के कहीं करीब से भी नहीं गुजरते। दूर की बात है कि हम ये दाई बने या हम ये क्लेम करें कि हम मोमिन हैं और हम मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमान होते तो ये हालत ना हो रही होती। वी आर अ हाइब्रिड हिंदू एंड अफगानी सोसाइटी। ये जो कुछ वहाँ आजकल हो रहा है, अफगानिस्तान नथिंग अगेंस्ट देम, बट वहाँ जिस तरह औरतों के साथ सलूक हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। वी आर इन डिनाइल कि हम औरतों को इंसान नहीं समझते। इज्जत तो दूर की बात है, हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते, हम उन्हें कमोडिटी समझते हैं। लॉज बाद में आते हैं, उसके तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नाज़िर साहब आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं एक तो जुनैर की तमाम बातों से मैं न सिर्फ मुत्तफ़िक़ हूँ, उसको सेकंड करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी, बहुत जामे गुफ्तगू की है। बात में दो ये करना चाहूँगा। एक तो अभी ये बात कही गई कि जो औरतों के मसाइल हैं वो औरतें ही खुद ज़्यादा समझती हैं मर्दों के मुकाबले में। मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि मर्द इस तरह से औरतों के मसाइल को ज़्यादा जानते हैं। एक तो वो खुद मुजरिम होते हैं, खुद परपेट्रेटर होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ज़्यादातर मर्द क्या कर रहे हैं। दूसरी उनकी सोर्स ये होती है कि जो घर की उनकी अपनी औरतें होती हैं, जब उनके साथ कुछ बदसलूकी होती है तो वो आके घर के मर्दों को ही बताती हैं। तो ये हम नहीं अस्यूम कर सकते कि मर्दों को पता नहीं है। मर्द बहुत सी चीज़ों में ज़्यादा जानते हैं। आखिरी बात ये है कि ये जुनैरा ने जो बात कहा कि हमने पिछले 40 साल में रियासती सतह पर जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं, हम माशरे को, जब हम तालिबान और मुजाहिदीन जैसे लोगों की हम सपोर्ट करते रहे हैं, जो लोग औरतों को बोरियों में बंद करके लिए घूमते हैं, अगर हम ये करेंगे तो फिर यही भुगतेंगे। सही, ठीक है। जनरल साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, औरतों के मसाइल औरतें समझती हैं या नहीं समझती, नाज़िर साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन हम सारे यहां पे बात कर रहे हैं, क्या खवातीन ने पार्लियामेंट में खदीजा के केस पे बात की? क्या पार्लियामेंट में इस केस पे ऊपर किसी पार्लियामेंटेरियन खातून ने इस पे बात की कि ये जो अब कत्ल हुआ है? आपने अगर मर्द हजरात नहीं तवज्जो दे रहे पार्लियामेंट में, अगर वो सोए में हैं, जैसे ये मुजम्मिल कह रहे थे कि उनकी भी जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन अगर कुछ जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहा तो भाई जिसके साथ बीत रही है वो तो बोले ना। अगर वो भी नहीं बोलेगा तो फिर ये सोए रहेंगे सारे। ठीक है, मुजम्मिल साहब आप क्या कहेंगे? शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की मैं तो समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को इस पर खड़े होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस हवाले से एक पॉलिसी के साथ कौम के सामने आना चाहिए कि इस मुल्क की अदलिया इस कौम की बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुजरिमों को कैसे सज़ा देगी। उनकी खामोशी काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, ज़ैगम खान कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, आपका कमेंट नहीं ले सकी हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।